जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट आया है। टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। इसको एक दिन अल्टरनेट करके एक सेट को अपलोड किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये बिल्कुल सही है। तो आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रामीण नहीं, ये शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते बिल्लियाँ नहीं कहा जाएगा, भेड़ बकरी गाय सुअर आदि का पालन करते थे। इस तरह इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म के 3 रत्न यानी त्रिरत्न में शामिल थे। तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो दान देने वाली भूमि को पल्ली छादनम कहा जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये संस्कृत भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी। और इसको हिंदी में किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुद्रा राक्षस को क्या किया था? हिंदी में लिखा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो शेरशाह सूरी के समय में। शेरशाह सूरी किसको हरा के शासक बने थे? तो ये हुमायूं को हराकर राजा बने थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो मुगल और मराठों के बीच जब द्वंद्व प्रारंभ हुआ, उसमें मुगल शासक कौन थे? तो उसमें मुगल शासक औरंगजेब थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कितना हो जाता है? 1880 से 84। 1880 से 84 इनका कार्यकाल हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कितना हो जाता है? 1856 से 62। 1856 से 62। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में घटित हुई थी। और लॉर्ड ब्लेजी का कार्यकाल कितना हो जाता है? 1798 से 1805। इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? ये सहायक संधि का क्या था? जन्मदाता था लॉर्ड ब्लेजली। आगे देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ। अवध का विलय कब हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में? तो अवध का विलय हुआ था 1856 में, यानी 57 की क्रांति के 1 वर्ष पहले। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की बात हुई थी, जिसको बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन में क्या है? किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। रेडियो पे प्रसारण करके इनको संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता कहा था और कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता की आज़ादी में इनका आशीर्वाद हमें चाहिए। आगे देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले द्वारा। कब किया गया था? तो 1873 में। आगे देखते हैं। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो अटला देवी मस्जिद का निर्माण हुआ था इब्राहिम शाह सर्की के शासनकाल में। ये अटला देवी पहले देवी जी का मंदिर था, इसको तोड़वा के इसी पर इसने मस्जिद बनवा दिया था। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो 50% यानी आधा था। आधा अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो भी उपज होता था उसका सीधा आधा राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी कब शासक बना था? तो ये 1296 में बना था। और इसने एक मूल नियंत्रण प्रणाली चलाई थी। इसके तहत कम माप तोल करने वाले के शरीर से उतना मांस काट लिया जाता था, जिस वजह से बाजार में कम माप तोल के व्यक्ति नहीं थे। मतलब डर एक बना हुआ था समाज में। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। तो भारतीय संविधान अपने लोगों को 2 तरह की समानता का वचन देता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की बात कही है। कितनी तरह की? तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है, 2 तरह की समानता की
और 3 तरह की न्याय की बात कही गई है। तो इसमें समानता हो जाता है प्रतिष्ठा और अवसर की। और 5 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी हो जाएगी, तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। और 3 तरह की न्याय का बात कहा गया है, कौन कौन सा, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 तरह की न्याय की बात कही गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। ये स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दिया गया था, जिसको भाग 4 के क में जोड़ा गया है और आर्टिकल 51 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है, तो ये राष्ट्रपति के पास है। किस आर्टिकल के तहत करता है, तो 244 के 1 के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए रिजर्व घोषित करते हैं। आगे देखते हैं। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है, तो ग्राम सभा में वैसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है, तो ये 91वां संविधान संशोधन था जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पास हुआ था, ये 2003 में। और इस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में कहा गया था कि 15% से अधिक मंत्री शपथ नहीं लेंगे और छोटे राज्यों में मिनिमम 12 मंत्री को बनाया जा सकता है और दिल्ली में 10% ये नियम लागू होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है, इसमें नीति आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। और नीति आयोग के जगह पे क्या हो गया है, योजना आयोग की स्थापना हो गई, योजना आयोग की। ये हमारे जब प्रधानमंत्री जी सरकार थी सत्ता में पहली बार आए तो नीति आयोग के जगह पे योजना आयोग कर दिए। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, आगे देखते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, तो उपसभापति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, कहाँ पर, तो केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 241 के तहत। और आर्टिकल 239 के तहत क्या होता है कि संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन की बात कही गई है। और 214 में राज्यों के लिए क्या होगा, उच्च कोर्ट यानी हाई कोर्ट होगा। और 231 में क्या कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्य, संसद में तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आ जाते हैं, तो ये नहीं होगा। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, बिल्कुल नहीं। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में जो भी सदस्य चुन के जाते हैं उन्हीं के द्वारा स्पीकर की नियुक्ति, उनके द्वारा निर्वाचन में भाग लिया जाता है, उन्हीं के वोट से स्पीकर का नियुक्ति होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो ये हो जाता है मूल अधिकारों के प्रवर्तन, यानी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, हाई कोर्ट हो जाता है 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट हो जाता है आर्टिकल 32 के तहत। ये क्या होता है, मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है, तो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार तीनों आते हैं, क्या आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में, जबकि कंबोडिया इसमें नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बात अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की हो तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को, और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात हो तो मनाया जाता है 9 जनवरी को। आगे देखते हैं। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, तो लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, लोसुंग सिक्किम में लोकप्रिय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है, तो यूनेक्स कप खेल का संबंध हो जाता है बैडमिंटन से। ये पूछ रहा सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है, तो सूरज ताल झील किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ताल लगे वाला जनरली उत्तराखंड होता है, लेकिन ये सूरज ताल याद रखें किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है देखते हैं। ये हो जाता है कि जीव समुदाय और इसके वातावरण के संतुलन क्षेत्र। क्या हो जाता है? जीव समुदाय और उसके वातावरण के सम्मिलित क्षेत्र। इकोसिस्टम से मतलब होता है कि जीव का विकास उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत में होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो 33.33% में क्या होना चाहिए? वनों का विस्तार होना चाहिए। इपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो जो पौधे दूसरे पौधों से सट के जो निकलते हैं वो किस लिए अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं? तो वो सिर्फ यांत्रिक मदद के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाता है सिमलीपाल 1994। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, ये सही है। कंचनजंगा 2002, ये भी सही है। कंचनजंगा कहाँ पड़ जाता है? सिक्किम में। और उसके बाद है नोक्रेक, सॉरी कंचनजंगा 2002 नहीं, ये हो जाएगा 2000 में, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोक्रेक हो जाएगा 1998 और पन्ना 2011, यानी ये कंचनजंगा 2002 होगा। 32 से क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो क्षेत्रीय भाषा में ये हो जाएगा केरल हाईकोर्ट। किस राज्य सरकार द्वारा स्वैस ऐप को जारी किया गया है? ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो तमिलनाडु के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? अभ्यास का नाम क्या है? तो संगम अभ्यास। ये कौन सी सेना द्वारा? नौसेना द्वारा किया जाता है। तो हो जाएगा भारत और अमेरिका के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन बना है? तो इसमें 137वां देश कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा टोंगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में, 1919 में। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? जनेवा में हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? ये भारत के विदेश मंत्री हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये ऑपरेशन दोस्त के तहत जरूरी की सामान को तुर्की और सीरिया को उपलब्ध कराया है। और ऑपरेशन गंगा ये हो जाएगा यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। आगे देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। इसमें पहला स्थान हो जाता है अमेरिका का, दूसरा स्थान पर हो जाएगा रसिया, तीसरा हो जाता है चाइना और भारत का स्थान हो जाता है चौथा। जब पूछा है कौन सा देश प्रथम, प्रथम हो जाएगा अमेरिका और अपने देश भारत का स्थान कौन सा हो जाता है? चौथा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत देश का जीडीपी किस दर कितना रहने का अनुमान है? तो कितना रहने का अनुमान है? तो ये 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। आगे देखते हैं दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत का विश्व में दूध उत्पादक में पहला स्थान हो जाता है। और राज्य का नाम पूछे तो हो जाता है राजस्थान। अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध किससे है? तो कुश्ती से है। इस बार अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। आगे देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? तो जस्ट लाइक दैट। कौन सा पुरस्कार है ये? ग्रैमी पुरस्कार 2023। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक, पुस्तक का नाम क्या है? विक्ट्री सिटी। इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? तो यह था क्लोज द क्रैप गैप। विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था 2023 का? तो क्लोज द केयर गैप। आगे देखते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किनकी है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी की है। इसकी ऊंचाई 75 फीट है। आगे देखते हैं जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर हो जाएगा नई दिल्ली।
निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केरी पटनायक, बिल्कुल सही। मेघालय के फागु चौहान, ये भी सही है। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, ये भी सही है। महाराष्ट्र के गणेश लाल, गणेश लाल महाराष्ट्र के नहीं है, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र में कौन हो जाता है? महाराष्ट्र में है रमेश बैस। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। आगे देखते हैं 49। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, क्या नाम है? तुलसीदास बलराम। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध खेल से है। ये कौन सा खेल खेलते थे? तो ये फुटबॉल खेलते थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष का नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाता है संगीता वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? भोपाल में। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती इस बार मनाई गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। किस राज्य में? तो कर्नाटक में। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल। पूछेगा नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल जी है। आगे देखते हैं हाल ही में किस राज्य में याओ सांग उत्सव मनाया गया है? कौन सा उत्सव है? याओ सांग उत्सव। कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है? तो 1996 से दिया जा रहा है। इस बार का मिला है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई? ये सुरेखा यादव बन गई है। ये भारत की पहली ड्राइवर थी जो डीजल वाली जो ट्रेन थी उसको भी इन्होंने ही पहले सबसे पहले चलाया था। और इस बार पूछा है वंदे भारत, इसको भी सुरेखा यादव ने ही चलाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। रबी की फसल की बुआई की जाती है, ये कब की जाती है? तो अक्टूबर तथा नवंबर के बीच में रबी फसल की बुआई की जाती है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाता है पश्चिम बंगाल। और देश का नाम पूछे तो कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश। जूट उत्पादन में अग्रणी देश बांग्लादेश। और राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल भारत में। आगे देखते हैं किस राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगी हुई है? अधिकतम सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। म्यांमार में भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। पहला जो आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाता है नागालैंड, तीसरा हो जाता है मिजोरम और चौथा हो जाता है मणिपुर। आगे देखते हैं भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु से वर्षा क्यों होती है? तो शीत ऋतु से वर्षा होने के कारण है पश्चिमी विक्षोभ का बनना। आगे देखते हैं कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो सेंटोस को क्या नाम से जाना जाता है? तो कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंटोस कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है ब्राजील में। आगे देखते हैं नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। ऐसे किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पड़ता है नंदा देवी चोटी। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, ठीक है। कैसे? ये परवाल द्वारा निर्मित होता है, परवाल या मूंगा द्वारा बना हुआ है। दूध गंगा निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? अगर दूध गंगा की बात करें तो ये हो जाती है चिनाब की। और ये एक आता है किसान गंगा, सॉरी किशन गंगा। किशन गंगा कहे तो झेलम नदी का। और राम गंगा कहे तो गंगा। राम गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। और किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की। और दूध गंगा पूछे तो किसकी हो जाएगी? ये चिनाब की। आगे देखते हैं भार का इकाई मात्रक क्या होता है? तो भार का इकाई मात्रक हो जाता है न्यूटन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कहता है निम्नलिखित में कौन सा यंत्र समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी क्या होती है? ये जो जल के नीचे चलती है उसको पनडुब्बी कहा जाता है। उसमें से बाहर की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑडोमीटर से क्या नापा जाता है? इससे जो गाड़ी की दूरी होती है उससे मेजर किया जाता है। और एनीमोमीटर से हवा का वेग नापा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यदि
कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर होता है कि उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आगे देखते हैं, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूछ रहा है दो कण, मान लीजिए दो कण होता है Q1 एंड Q2 और इनके बीच की दूरी L होती है, तो इसका बल का फॉर्मूला हो जाता है Q1 इंटू Q2/r², यानी जो इसके कण होगा इस गुणनफल के समानुपाती और दूरी की क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, सॉरी क्या बोला है, इनके बीच की जब दूरी बढ़ जाएगा तो दूरी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल इसका कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्क्षेप बल पर बल और भार कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं, तो ये विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कैसे कार्य करते हैं, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तो आयाम इसकी विशेषता है, तरंग दैर्घ्य भी है और आवृत्ति भी है। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, माध्यम परिवर्तन से इस पे असर पड़ता है, ना कि ये इसका कोई विशेषता होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जो एक बार परिवर्तित होकर बने फिर उसको दोबारा उससे अगला प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और फिजिकल चेंजिंग उसको कहते हैं, जैसे अगर दूध में पानी में चीनी घोल दिया जाए, ये जो रिएक्शन बनेगा इसमें फिर जल गर्म करके वाष्प निकाल के चीनी को अलग किया जा सकता है, लेकिन जब दूध से दही बन जाए तो फिर दही से दूध को नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया, तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में डाल्टन ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो गैलियम होता है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में। निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो सकता। ये 2 6 क्या हो जाता है, ये 8 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का हो जाएगा, नहीं ये गैस है, ये क्या हो जाएगा, ये धातु नहीं, ये अधातु हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। किसे माना जाता है, तो परमाणु क्रमांक को माना जाता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, तो कमी होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में बोलता है, यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह खाली स्थान का लवण होता है। कैसा लवण होता है, ये सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो क्षार जल में OH आयन क्या करता है, निर्मित करता है। अगर H प्लस आयन देता है तो क्या हो जाएगा, वो अम्ल होता है, और OH माइनस देगा तो क्या हो जाता है, वो आयन क्षार कहलाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया, तो हीलियम है। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है। जो चीज अधातु होता है उसका व्यापक रूप खाद बनाने में किया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरता क्षमता बढ़ती है और फसल भी अच्छा होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड हो जाता है NaCl, ये नमक हो जाता है, साधारण नमक को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, इसको वाशिंग सोडा कहा जाता है। और सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है, ये फोटोग्राफी में किया जाता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 82 का क्या हो जाएगा, डी। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। क्या है, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस। हमारे शरीर में वासा संचयन ऊतक कौन सा, ये एडिपोज ऊतक को क्या कहते हैं, वासा संचयन ऊतक कहा जाता है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, विभेदन कहा जाता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या रहता है, तो सबसे ज़्यादा
कार्बन रहता है। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये ग्रेगर मेंडल ने किया। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। क्या कहा जाता है? मॉडर्न जेनेटिक किनको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो जोक किस संघ में आता है? तो जोक आ जाता है एनीलिडा में। निम्नलिखित में से किसमें होमोटोंड दांत पाए जाते हैं? कौन सा दांत? होमोटोंड दांत किसमें पाया जाता है? तो ये मछलियों में पाया जाता है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो मनुष्य में जो भोजन होता है उत्सर्जन में कौन सा अम्ल? HCl होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या, सॉरी, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से ही खाना को क्या होता है? पाचन में मदद मिलता है। ये क्षारीय भोजन को अम्लीय बनाता है, उसके बाद पचाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु जनित इसमें रोग कौन सा नहीं है? चेचक है, इन्फ्लुएंजा है और खसरा भी है। तपेदिक किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। आगे देखते हैं 93। 1994 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष PC महालनोबिस जी थे। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी क्षतिपूर्ति हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। आगे के 5 क्वेश्चन मैथ का है, मैं इनको आंसर बता देता हूँ और थोड़ा बहुत हिंट कर देता हूँ। यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपात, तो मध्यानुपात निकालने के लिए 39 और इसके मध्य x मान लीजिए और ये हो जाएगा 156। तो 39/x बराबर x/156। तो यहाँ से हो जाएगा x² बराबर 39 × 156 और x का मान इसको रूट में करके निकाल लेंगे। और इसमें पूछा है कि तृतीयानुपात 24:36 का तृतीयानुपात, इसको तृतीयानुपात 24:36 और y को तृतीयानुपात मान लेंगे। ये हो जाएगा 24/36 बराबर y 36/y। यहाँ से y का मान निकाल लेंगे और दोनों का मान रख देंगे, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:3। आगे देखते हैं, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितना समय विश्राम करती है? इस क्वेश्चन को बनाने का एक ट्रिक होता है, जो अधिक दिया रहता है उसमें से कम वाले को घटा दिया जाता है और अधिक वाले से इसमें भाग दे दिया जाता है। और घंटा से मिनट पूछता है तो इसको 60 से गुना कर दिया जाता है। तो 14 में 60 गया 6 और 5 में 4 घटा 1, 16/64 × 60, 16 चौका 64, 15 चौके 60, यानी 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 98। 1/a + 1/b का मान क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ से 1/a, a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 1/2 + √3 और यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा? 1/2 - √3। दोनों को जोड़िएगा तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद दिया हुआ कि 3 साझेदार ABC ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। तो एक वर्ष के अंत में इतना रुपये का कुल लाभ होता है। एक का लाभांश ज्ञात करें। जो व्यक्ति जिस अनुपात में पैसा लगाता है उसको उसी अनुपात में लाभ भी मिलता है। तो इसका 40 का 38 और इसको 42 कटाइएगा तो हो जाएगा 20 दूनी का 40, 19 दूनी का 38, 21 दूनी 42। टोटल है 55,200। 55,200 में ए का निकालना है। तो ए का कितना हो जाएगा? 20/20, अब 20 40, अब 20 60। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 60, 0 0 कट जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो 184 बार में कटेगा, यानी डबल 0, यानी 184 पे 2 0। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% वोट मिलता है और तथा वो 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। 71% विनर को मिलता है, तो रनर को कितना मिलेगा? 29%। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42। 42% का मान कितना दिया हुआ है? 756। तो यहाँ से आप 100% का मान निकाल दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। ये हो जाता है 1800 आ रहा है। इस प्रकार यूरिटेरिया का पहला सेट खत्म हुआ। बहुत जल्द मिलते हैं इसका सेट नंबर 2 के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को
लाइक करें और सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय थैंक यू।